हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 एंड 18 अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि पॉइंट वाइज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी डिटेल में होगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हमारे चैनल का नाम है रीड एंड रॉक मस्ती की पाठशाला विथ योर होस्ट आरजे। तो हमारा आज का 17 अगस्त का फर्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड। मतलब दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड रिसेंटली कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो ये कंस्ट्रक्ट किया गया है BRO द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो आता है, ये आता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। ठीक है, तो BRO अगर पूछा जाए किसके अंदर आता है, तो ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। कंस्ट्रक्ट किया गया वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड BRO द्वारा। और बात करते हैं इसकी जो हाइट है वो कितनी है। तो ये जो रोड है ये 19,300 फीट पे बनाया गया है। ठीक है, और ये रोड बनाया कहाँ गया है, तो इसका लोकेशन है उमलिंगा पास, जो कि आपको ईस्टर्न लद्दाख में मिलेगा। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कौन से पास में ये है, तो ये है उमलिंगा पास, जो कि ईस्टर्न लद्दाख में है। और इसने एक प्रीवियस रिकॉर्ड को ब्रेक किया है, तो जो कि पहले इससे हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो था वो बोलीविया के में था। ठीक है, बोलीविया में वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड था। रिसेंटली इंडिया के पास ये रिकॉर्ड आया है। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है क्लाइमेट चेंज 2021 रिपोर्ट। मतलब रिसेंटली 2021 में क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट आया है, जो कि 4000 पेज का है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट 4000 पेज का है। रिलीज़ इसको किया गया है IPCC के द्वारा। यूनाइटेड नेशन के अंदर आता है ये। तो यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इस्टेब्लिश किया गया था 1988 में बाय दी UNEP एंड WMO, मीन्स यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ने मिल के इस क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट को इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, इस रिपोर्ट में आखिर क्या निकला, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट टेम्परेचर जो है 1.1 डिग्री C जो है पिछले 19 सेंचुरी से इंक्रीज़ हुआ है। मींस प्री इंडस्ट्रियल 19 सेंचुरी से पहले इतनी इंडस्ट्री तो थी नहीं, तो 19 सेंचुरी से जो पहले थी वो उससे लेके अभी तक 2020 तक 1.1 डिग्री C टेम्परेचर राइज हुआ है। और ये रिपोर्ट ये भी अनुमान लगाता है कि फर्दर इंक्रीज़ जो होगा वो फर्दर अप टू 1.5 डिग्री C तक इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, तो ये 20 साल में मिनिमम 20 साल में 1.5 डिग्री फिर से इंक्रीज़ और हो सकता है। ठीक है, और ये पेरिस क्लाइमेट डील में बताया गया था कि हमें रोकना है, मींस रेड लाइन हमने एक एस्टिमेट किया है कि 2 डिग्री C से ज़्यादा हम अपने टेम्परेचर को एक्सीड नहीं होने देंगे। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, आप याद रखेंगे। और इसमें ये भी बताया गया है कि किस तरह से हम इमिशंस को चेक करें और किस तरह से अवॉइड करें, ताकि हम एक कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस से जो क्लाइमेट चेंज को होने वाला है, जो काफ़ी टेम्परेचर में इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसको हम रोक सकें। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट इंश्योरेंस गारंटी कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल 2021। मीन्स ये एक अमेंडमेंट बिल है। तो फर्दर ये किसका अमेंडमेंट बिल है, तो ये बिल जो है अमेंड करता है द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961। मीन्स ये जो DICI जो है, मीन्स डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट इंश्योरेंस गारंटी कॉरपोरेशन जो है, ये हमेशा किसको अमेंड करता है, तो ये अमेंड करता है 1961 के एक्ट को अमेंड करता है। आप हमेशा याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो 1991 में क्या हुआ था कि जो अकाउंट होल्डर थे ये उनको मिनिमम 1 लाख रुपीज़ मिलेगा अगर RBI जो है उस बैंक पे मोरेटोरियम इम्पोज करती है। तो ठीक है, तो 1 लाख रुपीज़ जो मिनिमम किसी भी अकाउंट होल्डर को मिलेगा, ये जो लाया गया था ये 1991 में लाया गया था। अगर उस बैंक पे RBI अगर
मोरेटोरियम इम्पोज करती है। तो ठीक है, तो ये कब लाया गया था? 1 लाख रुपए मिनिमम मिलेगा। अगर आपके अकाउंट में 10 लाख है, 20 लाख है, कितना भी है, लेकिन मिनिमम आपको 1 लाख मिलेगा। अगर आपके अकाउंट में 50,000 है तो आपको सिर्फ 50,000 ही मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम 1 लाख अगर मिलेगा आपको। ये 1991 के एक्ट में बोला गया था। ठीक है, फिर क्या हुआ 2020 में इस इंश्योरेंस को बढ़ा के जो 1 लाख है उसको 5 लाख मैक्सिमम किया गया, कि मैक्सिमम आपको 5 लाख रुपीज़ मिलेगा। तो ये किया गया था 2021 में। अब फिर क्या हुआ कि रिसेंटली 2021 में फिर से इस बिल को अमेंड किया गया। इसमें ये कहा गया कि एक टाइम लिमिट को फिक्स किया गया, मींस आपको 90 डेज के अंदर ही आपको वो पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, 5 लाख रुपीज़ जो है आपको 90 डेज़ के अंदर मिलेंगे। तो ये 90 डेज़ कब से? जब से जो आरबीआई है उस बैंक पे मोरेटोरियम इम्पोज कर रहा है, उसके 90 डेज़ के अंदर ही आपको वो 5 लाख रुपीज़ मिलेंगे। तो ये जो टाइमलाइन है ये 2021 में रिसेंटली फिक्स किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड ट्राइबल डे। रिसेंटली वर्ल्ड ट्राइबल डे सेलिब्रेट किया गया, जिसको हम इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ने ये एस्टिमेट किया कि मोर देन 476 मिलियन जो लोग हैं वो ट्राइबल के अंदर आते हैं। ठीक है, और ये 90 कंट्रीज़ में है जो कि पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। मींस 90 कंट्री में टोटल 576 मिलियन ट्राइबल लोग हैं, और ये रिप्रेजेंट करते हैं 500 डिफरेंट कल्चर्स को। मीन्स इनका जो कल्चर है वो 5000, मतलब जो ये 476 मिलियन लोग हैं ये टोटल रिप्रेजेंट करते हैं 5000 डिफरेंट कल्चर्स को। परसेंटेज क्या है इनका ग्लोबल पॉपुलेशन में? तो ये इनका परसेंटेज है 6.2%। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि जो ट्राइबल लोगों का परसेंटेज कितना है, तो इनका 6.2% इनका परसेंटेज है। ठीक है, फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेट कब किया गया था वर्ल्ड ट्राइबल डे? तो ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था दिसंबर 1994 में। 1994 से ये सेलिब्रेट करना शुरू किया गया है। इस बार का थीम था लिविंग नो वन बिहाइंड, मीन्स हमें किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। लिविंग नो वन बिहाइंड इंडिजिनियस पीपुल एंड दी कॉल फॉर अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्राइबल डे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग अडॉप्शन लॉज। मीन्स अगर किसी बेबी को अडॉप्ट किया जाता है तो उसकी जो क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे इंडिया का। ठीक है, तो ये जो आता है लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग अडॉप्शन, ये पर्सनल लॉ के अंदर आता है। क्यों इसे पर्सनल लॉ में रखा गया? इसलिए क्योंकि इंडिया का ना डाइवर्स रिलीजन है। ठीक है, इंडिया में काफ़ी सारे रिलीजन, डाइवर्स रिलीजन है, इस वजह से इसे पर्सनल लॉ में रखा गया। क्योंकि अब रीज़न अलग है तो लोग रूल्स एंड रेगुलेशन अलग फॉलो करेंगे। तो मेनली जो है 2 डिफरेंट लॉज ऑपरेट किए जाते हैं, जिसमें से पहला है मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसीज एंड जूस के लिए, दूसरा है हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट एंड जैन्स के लिए। तो जो मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, जैन्स, क्रिश्चियन, पारसीज जो हैं ये आते हैं गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1980 के अंदर। ठीक है, आप याद रखेंगे 1980 गार्जियन एंड वार्ड एक्ट के अंदर आते हैं। और हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट एंड जैन्स जो आते हैं वो आते हैं हिंदू अडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अंदर। क्योंकि ये इंडिपेंडेंस के बाद ये हुआ था, इस वजह से इसको 1956 के एक्ट के अंदर रखा गया और इनको 1890 के एक्ट के अंदर रखा गया। रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों था? रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया, मतलब रूल बनाया कि कोई रिलीजन वो डिपेंड नहीं करता है, कि किसी रिलीजन पे अडॉप्टेशन डिपेंड नहीं करता। मीन्स कोई भी रिलीजन किसी भी कास्ट के बेबी को अडॉप्ट कर सकती है। एंड वो जो है कि ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए मुस्लिम या गार्जियंस वार्ड एक्ट 1890 या फिर हिंदू अडॉप्टेशन मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अंदर ही फॉलो करें। ये एक दूसरा बट ऑल्सो बाय जुवेनाइल जस्टिस एक्ट्स के तहत भी आप किसी बच्चे का अडॉप्टेशन कर सकते हैं। मीन्स पहला तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, एंड तीसरा अगर इनमें से आप किसी को भी फॉलो नहीं करना चाहते हैं फर्स्ट सेकंड में से, तो आप थर्ड एक्ट को फॉलो करके आप किसी भी बच्चे का अडॉप्टेशन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, चाइल्ड मैरिज। बात करेंगे क्यों न्यूज़ में था सब कुछ, पहले उससे बारे में इसके चाइल्ड मैरिज के फुल डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। टोटल जो नंबर है
गर्ल्स मैरिज का चाइल्डहुड में, जो कि 18 ईयर्स से कम में जो लड़कियों की शादी होती है, वो अप्रोक्स 12 मिलियन लोग पर ईयर, मीन्स 1.2 करोड़ लड़कियोयों की शादी हर साल कर दी जाती है, ठीक है। और ये जो कहाँ सबसे हाईएस्ट है, तो ये सब सहारन अफ्रीकन, उसमें 35% गर्ल्स की शादी हो जाती है 18 ईयर से कम में। एंड सेकेंड आता है साउथ एशिया, जो कि 30% है, जिसमें हमारा पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, ये सब आ जाते हैं। मीन्स सब सहारन अफ्रीकन रीजन में 35% लड़कियों की शादी 18 उम्र से कम में की जाती है। और सेकेंड आता है हमारा साउथ एशिया, जो कि 30%। नेक्स्ट है सबसे कम, मीन्स लोअर लेवल, वहाँ पे मतलब 18 ईयर्स से कम लड़कियों की शादी बहुत कम ही होती है। तो ये कौन कौन से एरिया हैं, तो ये है अमेरिका, ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल एशिया एंड मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, ये सब आते हैं। तो ये रिसेंटली न्यूज़ में क्या था, रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था कि एक 14 ईयर्स ओल्ड गर्ल की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग दी चाइल्ड बर्थ। मीन्स आप समझ सकते हैं कि एक 14 साल की लड़की, मतलब चाइल्ड बर्थ के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस वजह से ये चाइल्ड मैरिज एक्ट जो था रिसेंटली न्यूज़ में था। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। हम इसको चाइल्ड मैरिज को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। तो अगर हम सोशल अवेयरनेस को बढ़ाएं तो चाइल्ड मैरिज रोका जा सकता है। चिल्ड्रन को अगर हम अवेयर करें, साथ साथ उनको हेल्प करें, उनके ह्यूमन राइट्स के बारे में बताएं, उन्हें बताएं कि किस तरह से हम रिफ्यूज़ कर सकते हैं, अपनी बातों को बोल सकते हैं इस इंसिडेंट को होने से रोकने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ मीडिया का हेल्प ले सकते हैं हम चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए। सोशल नॉर्म्स एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स द गर्ल्स को चेंज करना होगा हमारा। स्ट्रॉन्ग लीगल एंड पॉलिसी सिस्टम को हमें अपनाना होगा। साथ ही साथ एजुकेशन देना होगा स्कूल में कि क्या क्या इसके इल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंस है एजुकेशन का गर्ल्स के लिए। साथ ही गवर्नमेंट को एक ऐसे एम्बेसडर के तौर में नियुक्त करना होगा, जैसे साक्षी मलिक, दीपिका कर्माकर, पीवी सिंधु जैसे लोगों को एम्बेसडर की तरह नियुक्त करना होगा और उन्हें इंस्पायर करना होगा बाकी लोगों को, जिस तरह से वो अपने लाइफ को अचीव किए हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस पाया है, उसी तरह से बाकी दूसरी लड़कियों को भी वो इंस्पायर कर सकती हैं। साथ ही साथ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर जो नियुक्त होते हैं, उनको भी एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है अटलांटिक मेरिडियनल ओवर ट्यूनिंग सर्कुलेशन, मीन्स AMOC, अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। ये है क्या, तो ये एक लार्ज सिस्टम ऑफ ओशियन करंट है जो कि कैरी करता है वार्म वाटर, ठीक है। ये कहाँ से कैरी करता है, तो ये ट्रॉपिकल नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ अटलांटिक तक जाता है। ये एक ओशियन करंट है जो कि वार्म वाटर का ओशियन करंट है, जो कि नॉर्थवर्ड से अटलांटिक तक मूव करता है। ये ड्रिवन किसके द्वारा, मतलब ये जो करंट है ये किसके बेसिस पे सर्कुलेट करता है, तो ये मेनली डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड सॉल्ट कंटेंट के बेसिस पे ये सर्कुलेशन को होल्ड करता है, ठीक है। हम जानते हैं कि वार्म वाटर जो होता है वो फ्लो करता है नॉर्थवर्ड, ठीक है। वार्म वाटर आप याद रखेंगे कि वार्म वाटर जो है नॉर्थवर्ड फ्लो करता है, एंड जिसके कारण से क्या होता है कि जो वो वाटर को कूल करता है। अब फ्लो कर रहा है, फ्लो करने से वाटर क्या होगा, कूल होगा, साथ ही साथ इवोपरेशन होगा। जब कूल होगा और इवोपरेशन होगा तो उसके अंदर सॉल्ट की अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब सॉल्ट भी बढ़ गया, हाई सॉल्ट हो गया और टेम्परेचर भी घट गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो जो वाटर को है और डेंसर बना देगा। अब डेंसर बना देगा तो ये डीप इंटू द सी में सिंक होता रहेगा। वाटर डेंस हो गया है तो सी में सिंक होता जाएगा और, ठीक है। देखते हैं कोल्ड वाटर क्या करता है, तो ये कोल्ड वाटर जो है साउथ वर्ड की तरफ फ्लो करता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, पहला कि वार्म वाटर जो है नॉर्थ वर्ड की तरफ फ्लो करता है एंड कोल्ड वाटर जो है साउथ वर्ड की तरफ फ्लो करता है। रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों था, रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था कि क्लाइमेट मॉडल ने ये अभी बताया है कि जो 1000 ईयर का जो हमारा डेटा था उसमें क्या हुआ ना कि अभी वीक हो गया है। मीन्स जो स्ट्रॉन्ग जो ओशियन करंट थे वो काफ़ी वीक हो गए हैं 1000 ईयर्स में, ठीक है। और ये वीक हुए क्यों हैं, तो ये हुए हैं ड्यू टू चेंज इन सर्कुलेशन एंड ड्यू टू लॉस ऑफ स्टेबिलिटी के कारण। मीन्स आप सिंपल एक पॉइंट याद रखेंगे कि जो अब हमारा ओशियन करंट है वो वीक हो गया है पिछले 1000 सालों में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पेंसिलुंगपा ग्लेशियर।
ये आपसे पूछा जा सकता है कि पेंसिलुंगपा ग्लेशियर जो है ये कहाँ है, तो ये है लद्दाख में, जो कि जांस्कर रीजन में आता है, जो कि ट्रांस हिमालय का पार्ट है। याद रखेंगे, पेंसिलुंगपा ग्लेशियर लद्दाख में जांस्कर रेंज में आता है, जो कि ट्रांस हिमालय का एक पार्ट है। ये न्यूज़ में क्या था, क्यों था, तो ये न्यूज़ में इसलिए था कि रिसेंटली जो ये पाया गया है, ये ग्लेशियर जो है रिट्रीट हो रहा है। मींस ये ग्लेशियर जो है धीरे धीरे अपने साइज़ को घटा रहा है मेल्ट होने के कारण, ठीक है। तो ये हो क्यों रहा है, सिंपल सी बात हम जान रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग मीन्स इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड बिकॉज ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर। मीन्स क्या है कि एक तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जिस वजह से आइस जो है मेल्ट हो रहा है, और दूसरा प्रेसिपिटेशन जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है विंटर में। विंटर में जो बर्फ़ उस पर और जमा होने चाहिए था, वो भी उतने अमाउंट में नहीं जमा हो पा रहे हैं। तो दो रीज़न है जिसकी वजह से ये ग्लेशियर जो है मेल्ट हो रहा है, रिट्रीट हो रहा है। तो और नेक्स्ट पॉइंट ये भी याद रखेंगे कि लद्दाख जो है 3 रेंज के अंदर आता है। पहला है सबसे नॉर्थ में है काराकोरम रेंज, नेक्स्ट है लद्दाख रेंज, एंड थर्ड में आता है जास्कर रेंज। तो ये जो पेनिसुलुंगवा जो ग्लेशियर है ये आता है हमारा जास्कर रेंज में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर। हम 2 जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। पहला है टर्नर सिंड्रोम एंड दूसरा है डाउन सिंड्रोम। ये दोनों ही एक जेनेटिक डिजीज़ है। तो पहला बात करेंगे ट्यूनर सिंड्रोम के बारे में। तो ये ट्यूनर सिंड्रोम जो है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ वन क्रोमोसोम, मीन्स अगर क्रोमोसोम की अमाउंट में अगर एक क्रोमोसोम अगर घट जाता है तो क्या होगा कि ट्यूनर सिंड्रोम पाया जाएगा। ये मेनली गर्ल्स में पाया जाता है, और इसका जो कॉज है ये क्या होता है कि फीमेल्स में स्टेरली हो जाता है, ठीक है। एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का एब्सेंस भी होता है, मीन्स कमी होती है। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। मतलब एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, जिस वजह से इसका जो कंसिक्वेंसेस क्या है, मीन्स इसके कारण क्या होता है, तो स्मॉल राउंड हेड होते हैं, मीन्स जो सिर होता है वो काफ़ी छोटा हो जाता है, और फॉरवर्ड टंग हो जाता है, साथ ही साथ मीन्स फोल्डेड, मतलब ट्विस्टेड टंग होता है इसमें, एंड पार्शियली ओपन माउथ। साथ ही साथ जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी रिटार्डेड होता है, मीन्स मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। अब चलते हैं 18 अगस्त के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो ये सेटअप जो है किया गया है, ये सेटअप इनिशियली जो किया गया था वो संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा किया गया था, जो कि 1959 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ये एक उसका कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट था, मीन्स वो पार्टिकुलरली उसके अंडर फॉलो करता था। लेकिन 1975 में क्या हुआ कि इसे एक इंडिपेंडेंट एंटिटी बना दी गई, मीन्स जो हमारा NSD है अब वो इंडिपेंडेंट हो गया, मीन्स वो किसी के अंडर आएगा नहीं, ठीक है। और इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो किया गया ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 ऑफ 1860, ठीक है। तो ये 1860 के एक्ट के अंदर इसे रजिस्टर किया गया। ये फुल्ली फाइनेंस किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। अब ये रिसेंटली न्यूज़ में क्या था, जैसे कि हम जानते हैं कि 75 ईयर्स कंप्लीट हुए इस 15 अगस्त को, इंडिपेंडेंस का हमारा। तो उस वजह से NSD ने भी कुछ ऑर्गेनाइज़ किया, सारी मिनिस्ट्री ने कुछ ना कुछ, साथ ही साथ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ ना कुछ अपने लेवल पे ऑर्गेनाइज़ किया इस 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के डे पे, ठीक है। तो NSD ने भी एक 3 डे इवेंट जिसका नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव के ऑर्गेनाइज़ किया था। तो याद रखेंगे ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था NSD के द्वारा। NSD जो है वन ऑफ द फारमोस्ट थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड, साथ ही साथ ओनली वन ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, मीन्स इंडिया में एक लौता है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ये प्रोवाइड करता है 3 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम को। साथ ही साथ इस स्कूल में 2 परफॉर्मिंग विंग्स हैं, जो पहला है रिपोर्टिंग कंपनी एंड सेकेंड है थिएटर इन एजुकेशन कंपनी। 2 टाइप का प्रोग्राम ये करवाता है NSD, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है साइक्लोन इन अरेबियन सी। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जो कि डिटेल में बताया था कि किस तरह से साइक्लोन का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है अरेबियन सी के बारे में।
हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन इन अरेबियन सी बिटवीन 2001 एंड 2019 मीन्स 2001 में कितने साइक्लोन्स थे एंड 2019 में कितने साइक्लोन्स थे, इस पे पूरा डिटेल एक डिस्कशन किया इस रिपोर्ट में। तो उसमें ये पाया गया कि जो 52% इंक्रीज़ हुआ है नंबर ऑफ साइक्लोन्स में अरेबियन सी में, मीन्स अरेबियन सी में जो साइक्लोन्स के नंबर है वो 52% इंक्रीज़ किए हैं, ठीक है। साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी जो है साइक्लोन की बे ऑफ बंगाल में वो डिक्रीज़ की है, मीन्स बे ऑफ बंगाल में जो है 8% मतलब साइक्लोन डिक्रीज़ किया है एंड अरेबियन सी में 52% साइक्लोन बढ़ा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये जो नंबर ऑफ साइक्लोन्स हैं वो जो बढ़े हैं वो वेरी सीवियर साइक्लोन जो हैं वो 150% बढ़ गए हैं ड्यूरिंग लास्ट 2 डिकेड्स में। मीन्स अरेबियन सी में जो बहुत सारे टाइप के साइक्लोन्स होते हैं, एक नॉर्मल साइक्लोन होता है, माइल्ड साइक्लोन होता है, तो जो वेरी सीवियर साइक्लोन है वो 150% बढ़ गए हैं अरेबियन सी में, ठीक है, याद रखेंगे। और फैक्टर क्या क्या है, किसकी वजह से ये साइक्लोन्स बढ़ रहे हैं, तो मेनली जो फैक्टर है हाँ, तो मेनली जो फैक्टर है वो बिकॉज ऑफ सरफेस टेम्परेचर जो है हमारा अरेबियन सी का वो इंक्रीज़ हुआ, जिसकी वजह से एक्टिव कन्वेंशन बढ़ा, हैवी रेनफॉल बढ़ा एंड फिर लास्टली हमारा साइक्लोन पे बढ़ गया, ठीक है। तो जो बस 2-3 पॉइंट है, एक तो अरेबियन सी में 52% साइक्लोन बढ़ गए एंड बे ऑफ बंगाल में 8% डिक्रीज़ हुआ है एंड वेरी सीवियर साइक्लोन जो है अरेबियन सी में वो 150% बढ़ गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, मीन्स जिसको हम बोलते हैं यूएन क्लॉज। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी पे क्या क्या जो कानून है उसके बारे में ये डिस्कस करता है। तो रिसेंटली जो है इंडिया ने प्रेसिडेंशिप संभाल रखी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। हम जान रहे हैं कि इंडिया जो है लीडर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 2021 में। तो उसने क्या किया है कि बताया है, मतलब इनडायरेक्टली अटैक किया है चाइना पे, साउथ चाइना सी के पे, और ये बताया कि हमें ना एक मैरीटाइम सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, जो जिस तरह से चाइना क्लेम करता है साउथ चाइना सी पे, उसको लेके मेनली इंडिया ने इस यूएन क्लॉज को उस यूनाइटेड नेशन काउंसिल में उठाया है। तो उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि ये क्या क्या है। तो जो लैंड से जो 20 नॉटिकल माइल तक जो पानी का जो अगर लैंड से 20 नॉटिकल माइल तक जो सी का जो रीजन है उसको हम टेरिटोरियल सी बोलते हैं एंड लैंड के बाउंड्री से अगर हम 24 नॉटिकल माइल्स तक जाते हैं तो वो आता है कॉन्टिन्यूस जोन में, ठीक है। और लैंड से अगर हम 200 नॉटिकल माइल्स तक जाएंगे तो वो हमारा आ जाएगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसमें क्या होता है कि जो रिसोर्सेज है वो तो यूज़ करेगा वो पर्टिकुलर कंट्री जो कि उसके नियरर में है, लेकिन जो शिप्स हैं वो उससे क्रॉस हो सकते हैं। बट जो मिलिट्री एक्सरसाइज करना, अगर कोई कंट्री चाहता है कि उस एरिया में मिलिट्री एक्सरसाइज हो तो उसे परमिशन लेना होगा, ठीक है। तो ये हमने बात किया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में। नेक्स्ट है फोर्थ हाई सी। अगर 200 नॉटिकल माइल के आगे हम बढ़ते हैं तो वो आता है हाई सी के अंदर, जिसको हम इंटरनेशनल वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं इससे रिलेटेड। अब बात करते हैं कि यूएन क्लॉज क्या है। तो यूएन क्लॉज जो है एक रिप्लेसमेंट है 4 जेनेवा कन्वेंशन ऑफ 1958 का। मीन्स पहले क्या होता था ना कि सबके लिए अलग रूल थे, जैसे कि हमारा फर्स्ट है टेरिटोरियल सी, सेकेंड कॉन्टिन्यूस जोन, थर्ड है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, फोर्थ है हाई सी। तो ये चारों को मर्ज करके यूएन क्लॉज बना दिया गया और ये अडॉप्ट किया गया 1982 में। बट इसका इफ़ेक्टिव जो इसको लाया गया वो 1994 में। सारे कंट्री को अपने अपने कंट्री में इसे पास करने में टाइम लग गया, इसलिए ये 1994 में इसे फाइनली इफेक्टिव वे से यूज़ किया गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेशनल मिशन ऑन ईटेबल ऑयल पाल्म, जिसको हम बोलेंगे NEOPP,
एंड ओपी, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल पाम। ठीक है, तो रिसेंटली पीएम ने अनाउंस किया है न्यू इनिशिएटिव पाल्म ऑयल को लेके, उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज द फार्मर इनकम। मीन्स पाल्म ऑयल को अगर बढ़ाएंगे तो फार्मर का इनकम भी बढ़ेगा। ठीक है, ये स्कीम जो है इन्वॉल्व करेगा इन्वेस्टमेंट ऑफ 11,000 करोड़। मीन्स 11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस स्कीम पे किया जाएगा। इसका एम क्या है? इसका एम है रेज करना प्रोडक्शन पाल्म ऑयल के। ठीक है, पाल्म ऑयल के प्रोडक्शन को हमें इंक्रीज़ करना है, और साथ ही साथ 11 लाख मेट्रिक टन हमें पाल्म ऑयल का बनाना है, जो कि 2025 से 26 के अंदर हम बनाएंगे। रिसेंटली मतलब अभी तक हम 3 to 4 लाख मेट्रिक टन ही सिर्फ हम पाल्म ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं, बट हमारा एम है कि हम इसे बढ़ाकर 11 लाख मेट्रिक टन कर दें 2025 से लेके 26 तक। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परसेवरेंस रोवर। ये 2020 से ही न्यूज़ में है, जैसा कि आप जानते हैं। परसेवरेंस रोवर एक रोवर है जो कि वॉक करता है मून पे। वॉक मतलब ये एक रोबोट है जो कि वॉक करता है। ये नासा का रोवर है, और ये सॉरी मून पे नहीं, ये मार्स का, मतलब मार्स पे एक ऑर्बिट को, एक रोबोट को भेजा गया जो कि रोव करता है, जो कि चलता है। ठीक है, मार्स पे इसको भेजा गया है। तो इसे भेजा गया है एक्सप्लोर करने के लिए ज़ेरो क्रेटर पे, जो कि मार्स का है। और ये अटेम्प्ट करेगा कलेक्ट करने, इसका मतलब मेन अटेम्प्ट है कलेक्ट करना रॉक सैंपल को। ठीक है, तो इस रोवर को रॉक के सैंपल को कलेक्ट करने के लिए भेजा गया है। इसे 2020 में ही लॉन्च किया गया था। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। बट जो फर्स्ट अटैम्प्ट जो था, इसमें इसने कोई सैंपल्स को कलेक्ट नहीं किया। बट रिसेंटली 2021 में इसने फर्स्ट रॉक सैंपल को इसने कलेक्ट कर लिया है। तो परसेवरेंस रोवर को आप याद रखेंगे, नासा का है, और ये मार्स पे भेजा गया है रॉक कलेक्ट करने के लिए, जो कि एक पर्टिकुलर ज़ेरो क्रेटर पे भेजा गया है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल आर्मी गेम्स। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल आर्मी गेम्स कहाँ कराया जाता है? तो ये कराया जाता है रशिया में। रिसेंटली इंडिया को इसमें पार्ट लेना है 2021 में। मींस इंडिया जो है पहली बार इंटरनेशनल आर्मी गेम में पार्ट लेने जा रहा है, जो कि रशिया में हमेशा होता है। ठीक है, ये एक एनुअल रशियन मिलिट्री स्पोर्ट्स इवेंट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ रशिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, इसको फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था 2015 में। मीन्स रशिया में 2015 से ये इंटरनेशनल आर्मी गेम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं अप्रॉक्स 30 कंट्रीज़, जिसमें इसमें 30 कंट्रीज़ इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें 12 जो कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं 2 वीक्स के अंदर। ठीक है, और इसमें ये प्रूव होता है कि कौन सी कंट्री ज़्यादा स्किल है उस पर्टिकुलर गेम्स में। वो पर्टिकुलर 12 कंपटीशन में कौन सी कंट्री ज़्यादा स्किल्ड है। ठीक है, और ये गेम जो है रेफ़र करता है वॉर ओलंपिक के नाम से। ठीक है, तो इंटरनेशनल आर्मी गेम्स जो है रेफ़र करता है वॉर ओलंपिक्स के नाम से, जो कि रशिया में कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ईविया आइलैंड। आपसे पूछा जा सकता है कि ईविया आइलैंड कहाँ है? तो इसका लोकेशन है ग्रीस में। ग्रीस में जो, और पर्टिकुलरली पूछा जाए तो एथेंस में। ठीक है, जो कि ग्रीस की कैपिटल है। तो ये रिसेंटली न्यूज़ में क्या था, क्योंकि वाइल्ड फायर मीन्स आग लग गई थी इस पर्टिकुलर आइलैंड पे, जिस वजह से क्या हुआ कि जो इस पर्टिकुलर एरिया में पाइन फॉरेस्ट थे वो काफ़ी जल गए। जलने के कारण क्या हुआ कि बहुत सारी फॉरेस्ट तो जला ही, साथ ही साथ काफ़ी होम डिस्ट्रॉयड हुए। साथ ही साथ जो टूरिस्ट थे, लोकल्स थे वहाँ के, उन्हें भी मूव करना पड़ा उस पर्टिकुलर आइलैंड से। ठीक है, और ईविया जो है सेकेंड लार्जेस्ट ग्रीक आइलैंड है उस पर्टिकुलर एरिया का। ठीक है, मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रीस का जो सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है वो ईविया आइलैंड ही है। तो फर्स्ट आइलैंड कौन सा है ग्रीक का एरिया और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग में? तो ये है क्रेटी आइलैंड। ठीक है, तो ईविया आइलैंड आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल एक नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। याद रखेंगे, ये एक नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है।
ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसे मेंशन किया गया है, लेकिन ये परमानेंट बॉडी नहीं है। इसे ज़रूरी पड़ने पे इसे मीन्स बनाया जाता है, इस बॉडी को बनाया जाता है। ये चेयर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर द्वारा, ठीक है। और इंटरनेशनल काउंसिल स्टेट में जो मेंबर हैं वो सीएम ऑफ ऑल स्टेट आएंगे, साथ ही साथ यूनियन टेरिटरीज प्लस 6 यूनियन मिनिस्टर भी इसके अंदर आते हैं, इस काउंसिल के अंदर, ठीक है। तो इसका मेन काम होता है टू इन्वेस्टिगेट डिस्कस द प्रोजेक्ट, मीन्स इस काउंसिल को बनाया जाता है इन्वेस्टिगेट और प्रोजेक्ट को डिस्कशन करने के लिए। अगर स्टेट और सेंट्रल को एक कॉमन इंटरेस्ट पे बात करने के लिए इसको बनाया जाता है। सेटअप किया गया है इसे बनाया गया है अंडर आर्टिकल 263 के अंदर, ठीक है, इंटर काउंसिल स्टेट। तो आज का सारा टॉपिक ख़त्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।